हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आया हूँ मैं आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 225 यानी कि 225 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी तरीके से हमेशा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 225 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज समष्टि अर्थशास्त्र के। इसके बाद बैचलर अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे एक ही जगह पर। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, जो रेड कलर का है वो राइट आंसर है। दैट इज राइट आंसर इज व्यापक। व्यापक मतलब होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय समय के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जब सारे ही समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी। ठीक है, कौन सा होगा, डी। तो नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय शामिल है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपने देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब इसमें अर्थशास्त्र की लिमिटेशन। अर्थशास्त्र में सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास होता है और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना होती है। दोनों ही सही एडमी की। राइट आंसर इज सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है किस चीज़ का। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का अध्ययन किया जाता है और बाकी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऑप्शन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है किसके लिए। माल सूची स्टॉक के लिए, विज्ञापन के लिए, पुनः स्थापन निवेश के लिए, इनमें से कोई नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। स्टॉक चर में समयकाल होता है। आगत्यात्मक चर है, आगत्यात्मक जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टॉक आगत्यात्मक चर है क्योंकि स्टॉक में परिवर्तन नहीं होता है, एक निश्चित समय में होता है। समयकाल जो है किसका है, प्रवाह का है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा किसे क्या कहते हैं। प्रति इकाई जब समय अवधि होता है ना, वह ध्यान रखिए हमेशा वो प्रवाह चर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है। आय हमेशा प्रवाह का उदाहरण होता है, फ्लो होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है। इसमें से कौन सा जो स्टॉक की बात करते हैं मतलब जो फिक्स होता है। पूंजी पर ब्याज पूंजी के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी फिक्स होता है क्योंकि दूरी हम बदल नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है, कौन सा फ्लो नहीं है। आय फ्लो है, एक देश की मुद्रा में पूर्ति फ्लो है, छत की टंकी से पानी का रिसाव भी फ्लो है। दैट मीन्स पूंजी निर्माण फ्लो नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित से आगरा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है स्टॉक भी और प्रवाह दोनों को। क्यों, क्योंकि प्रति घंटा ये आपका क्या है, प्रति घंटा जो होता है, जो स्पीड जो होती है वो प्रवाह को दर्शाता है, लेकिन आगरा से और दिल्ली के बीच की दूरी वो क्या है, फिक्स दी है। यानी कि यहाँ पर स्टॉक भी और प्रवाह दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान किए जाने पर, ठीक है ना, परिवार अगर फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान करते हैं तो ये क्या है, वास्तविक प्रवाह है या मौद्रिक प्रवाह है या सेवाओं का प्रवाह। ध्यान में रखिएगा, कारक सेवाएं प्रदान करना ये वास्तविक प्रवाह है। आय के चक्रीय प्रवाह के कारण बताना है। सरकारी हस्तक्षेप, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र की परस्पर निर्भरता। तो ऑप्शन सी इज राइट। उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र की परस्पर निर्भरता जो है वो क्या है, प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 15, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग क्या कहलाता है। राइट आंसर इज समग्र उपभोग, सी। क्वेश्चन नंबर 16, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है किस पर। वस्तुओं के उपभोग पर, वस्तुओं के उत्पादन पर,
वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पर। राइट ऑप्शन इज डी, सभी पर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? उपभोक्ताओं के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, इन सभी के द्वारा अंतिम वस्तुओं का अपने अपने स्तर पर प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन इज डी। शुद्ध निवेश बराबर है किसके? सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। देखिए सकल में से मूल्यह्रास माइनस कर देंगे तो शुद्ध प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। राइट है शुद्ध। देखिए लेकिन बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? इसमें से कौन जो है मूल्यह्रास का कारण है? ठीक है, तो सामान्य टूट फूट मूल्यह्रास का कारण है, बाढ़कर हानि, बाजार में आई गिरावट, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन का कौन सा कारण है? अप्रत्याशित अप्रचलन मतलब जिसके बारे में पहले से सोचा नहीं जा सकता, दैट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। कब आएंगी पता नहीं चलता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? ऐसा जो पहले से अनुमानित है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, मांग में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं के बारे में कुछ नहीं जान सकते। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? अर्ध टिकाऊ मतलब जो थोड़े समय तक चल सकती है। रेडियो लंबे समय तक चलती है, कपड़े कुछ समय तक रहती हैं, ठीक है ना, यूज़ कर सकते हैं। दूध और पेट्रोल तुरंत यूज़ कर लिया जाता है। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जिनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है। ये इसमें से ए और सी राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, परिवारों द्वारा अपने रसोई में उपयोग किया जाने वाला फूड प्रोसेसर उदाहरण है किस चीज़ का? परिवार ने अपने घर में प्रयोग किया अपनी रसोई में तो वो उपभोग वस्तु का उदाहरण होता है। वही चीज़ अगर ये दुकान में होता तो ये मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28, चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या होता है? कच्चा माल होता है, यानी मध्यवर्ती वस्तु, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है, सॉरी ये कर लिखा हुआ ना, कर नहीं है, दिस वन, ये जो एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, ये कार है। ठीक है, यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वो क्या कहलाएगी? एक पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, बढ़ती वस्तु होती हैं या अंतिम वस्तु। ये पूंजीगत वस्तुएं भी है और अंतिम वस्तु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी इज राइट। ओके, 30 एंड 31 एक साथ देखिए दोनों क्वेश्चन को। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण है किस चीज़ का? टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन लंबे समय तक चलती है, यानी कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। और 31 क्वेश्चन है, चक्रीय प्रभाव में शामिल होता है। चक्रीय प्रभाव में वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव दोनों ही शामिल होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, वास्तविक प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? वस्तु का प्रभाव, सेवाओं का प्रभाव। वस्तु और सेवाओं का प्रभाव दोनों ही वास्तविक प्रभाव का अंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 33, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? देखिए द इकोनॉमिक्स गुरु दिख रहा है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसको, क्योंकि इकोनॉमिक्स गुरु चैनल ऐसा है जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, तो लाइक करना तो बनता है। तो परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? तीनों ही सेवाएं परिवारों द्वारा फर्मों को प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी? 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चारों क्षेत्र, यानी कि आपका सी मतलब हाउस होल्ड, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का सरकार और आयत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिकता क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए प्राइमरी नहीं, प्राथमिकता, जिसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है उत्पादन प्रक्रिया में, अर्थव्यवस्था में, कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सबको जो प्रायोरिटी दी जाती है ताकि इसका विकास अच्छे से ज़्यादा हो सके। करों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को एनएनपी एमपी के अनुमान में उपयोग समझा जाता है, क्यों?
करों में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, तो एनएनपी-एमपी में शामिल किया जाता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि कर अनिवार्य भुगतान होता है, कर हस्तांतरण भुगतान होता है, कर परिवारों के आयों में से दिया जाता है, और लास्ट ऑप्शन है करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है और बाजार कीमत पर समझा गया मूल्य जो है एमपी होता है, दैट इज एनएनपी-एमपी में शामिल किया जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सत्य है, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य का प्रयोग परिवारों द्वारा अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है, कि प्रयोज्य मतलब जो अपनी प्रयोजना के लिए खर्च किया जा सके, और बाकी व्यक्तिगत प्रयोज्य का प्रयोग परिवार द्वारा अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है। व्यक्ति प्रयोजक शुल्क जुर्माने सम्मिलित होते हैं जिनका भुगतान अभी किया जाना है। व्यक्ति प्रयोजन में प्रत्यक्ष कर सम्मिलित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज राइट। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ बेटा, ध्यान में रखिएगा, इच्छानुसार नहीं किया सकता यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग वाले ने गलत कर रखा है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 38, सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय बराबर है किसके? सरकारी क्षेत्र को जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे रखा है, विभागीय उद्यमों को जाने वाली संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त सरकारी आय, गैर विभागीय उद्यमों की बचतें दोनों ही सरकारी क्षेत्र की आय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बताता है? इसमें जो कौन सा ऐसा है जो जीडीपी को कल्याण का अनुपयुक्त मतलब जो सही नहीं है मानता है? गैर मौद्रिक लेन देन इसमें शामिल, क्योंकि मौद्रिक लेन देन शामिल नहीं होता जीडीपी में, इसमें बाह्यताएं शामिल नहीं होती हैं, जीडीपी का वितरण तथा इसकी रचना जो होता है वो जो है अनुपयुक्त बताता है, क्योंकि जीडीपी में केवल वस्तु को शामिल किया जाता है, वस्तु और सेवा की, बाकी चीज़ों का क्या? ऐसे में ये जो तीनों की तीनों जो है कल्याण का साधन नहीं मानती है। ठीक है, जीडीपी को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, बाह्यता का बाह्यता मतलब एक्सटर्नलिटीज, मतलब किसी दूसरे का प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया में होना। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक डिपेंड ये करता है कि बाह्यताएं जो है किस तरह से असर डालती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी थर्ड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 41, वास्तविक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से, कारक कीमतों पर राष्ट्रीय आय से, या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से। वास्तविक राष्ट्रीय आय हमेशा स्थिर कीमतों पर होता है, यानी कि बेस ईयर पे आधार पर होता है, आधार वर्ष के आधार पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 42, जीएनपी अविस्फीतिक बराबर, इसका फार्मूला बताना है, तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, मौद्रिक राष्ट्रीय आय भागा वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक। 43, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादन, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है कि बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बाजार कीमत पर जीडीपी, और शॉर्टकट में अगर लिखें तो इसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। ओके, राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की कैलकुलेशन हमेशा थर्ड पॉइंट की तरह की जाती है, दैट मीन्स अप्रत्यक्ष कर में आर्थिक सहायता को घटा दिया जाता है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 45, घरेलू उत्पाद बराबर है किसके? राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं तो घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। उसी को उल्टा कर पूछा जाता है राष्ट्रीय उत्पाद, तो हम लिखते घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक। 46, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है केवल कारक आय से नहीं, राष्ट्रीय आय में घरेलू आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दोनों शामिल होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था अभी। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय एनएनपी-एफसी बराबर है किसके? जीएनपी-एफसी प्लस मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास तो जोड़ा नहीं सकता, ये गलत है, तो जीएनपी-एफसी मूल्यह्रास घटाएंगे तो एनएनपी-एफसी बन जाएगा, और एनएनपी-एमपी में से तो ये भी बन जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तिगत आय किसके बराबर होती है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर 4, निजी आय में से निगम लाभ कर और अवितरित लाभ को घटा देते हैं तो व्यक्तिगत आय की प्राप्ति होती है, इसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। 49, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का फार्मूला बताना है। व्यक्तिगत प्रयोज्य का फार्मूला ऑप्शन नंबर 3 सही है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। सरकारी प्रशासनिक विभागों के द्वारा विभिन्न प्राप्तियां, उनके ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बाजार कीमत पर कारक लागत की अवधारणाओं में
अंतर का आधार क्या है? अगर बाजार कीमत की बात करते हैं और कारक लागत, बाजार कीमत मतलब एमपी और कारक लागत मतलब एफसी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का होता है। ठीक है, निम्न में से किसके कारण कारक लागत प्राप्त होती है? किसके कारण? अगर बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो कारक लागत की प्राप्त होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता किसे क्या कहते हैं? किसी को सहायता करते हैं ना बिना किसी कारण, उसको हमेशा हस्तांतरण भुगतान के नाम से जाना जाता है। दूसरा 53 है, राष्ट्रीय तथा घरेलू आय का अंतर क्या कहलाता है? राष्ट्रीय घरेलू विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है। ठीक है ना, इन दोनों का अंतर ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, बाजार कीमत पर जीएनपी माप है किस चीज़ का? बाजार कीमत पर जीएनपी माप है बाजार कीमत पर जीडीपी, क्योंकि डोमेस्टिक को में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसको शॉर्टकट में एनएफआईए बोलते हैं। अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा जीएनपी बन जाता है। और निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बाजार कीमत पर जीडीपी बराबर बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस, भाई ऑलरेडी जी दे रखा है, उसमें मूल्यह्रास जोड़ने को तुक ही नहीं बनता, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इनमें से किसमें मूल्यह्रास शामिल होता है? जो ग्रॉस होता है, जहां देखेंगे शकल जी लिखा हुआ, उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सामान्य निवासी का उदाहरण है? ऐसा कौन है जो भारत का सामान्य निवासी है? भारत में स्थित WTO में काम करने वाला विदेशी मजदूर, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काले काम करने वाले जर्मन निदेशक, ये तो विदेशी लोग हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। विश्व में भारत का राजदूत, ठीक है, वो भारत का नागरिक होता है। राष्ट्रीय आय में शामिल किसको करते हैं? राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं वृद्धा पेंशन को, भारत में अनिवासी, तो इसमें से कोई भी जो है राष्ट्रीय में शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। 59, निम्न में से कौन सा सही, आपको सही बताना है ऑप्शन, तो सही ऑप्शन कौन सा है? व्यक्ति आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगम। देखिए यहाँ पर निजी आय की जगह अगर राष्ट्रीय आय भी लिखा होता ना तब भी ऑप्शन सही होता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। और 60 का राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय मतलब देश के कुल उत्पाद का मूल्य, देश के कुल निर्यात का मूल्य, निर्यात आयात तो अलग अलग होगी, नहीं इसमें कुल उत्पाद का मूल्य शामिल होता है फर्स्ट। 61, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि का प्रयोग किया था? भारत में राष्ट्रीय मापने के लिए उत्पादन और आय दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय गणना के लिए मुख्यतः कितनी विधियाँ प्रचलित है? तो ध्यान में होना चाहिए 3 विधियाँ प्रचलित होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय को मापा जाता है देश के कुल उत्पाद द्वारा, देश के कुल उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, राजस्व, ऐसा नहीं है, तीनों गलत है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। राष्ट्रीय आय एक माप है किस चीज़ का? देश के कुल उत्पाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाई? आप रट लीजिए, इसका आंसर हमेशा दादा भाई नेहरू ही होगा। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाते हैं? अगर राष्ट्रीय निकालना है तो जीएनपी में से हमेशा अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, रट लेना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि के अंतर्गत उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि तीनों ही सही है, अन्य के उपरोक्त सभी पोर्त वाला। किसने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती? इसका आंसर भी सेम है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। राष्ट्रीय आय बराबर होता है किसके? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के, NNP-FC बोला जाता है। और 70 है, प्रचलन अधिशेष किसके बराबर होता है? प्राचलन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका अर्थ होता है लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसे माल सूची निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है ना, किसको माल सूची में शामिल नहीं किया जाता है? निर्मित वस्तुओं के स्टॉक शामिल होता है, अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक शामिल होता है, कच्चे माल का स्टॉक, तीनों ही शामिल होता है, इन तीनों से इन्वेंट्री बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 वर्ष के दौरान बिक्री के परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। और 72, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यय का एक भाग नहीं है? तो अंतिम व्यय का कौन सा भाग नहीं है? किसानों द्वारा खरीदे गए बीज, क्योंकि वो मध्यवर्ती है जिसके प्रयोग से भी उत्पादन होना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, 73, दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा सकता है? दोहरी गणना की समस्या बचने के लिए आप अंतिम उत्पाद का प्रयोग करेंगे या फिर मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 A और B दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारियों के पारिश्रमिक के आकलन में अप्रासंगिक है? कौन सा?
इसमें से कौन सा जो है जो लेबर की जो वेजेस है उसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है विद्यालय प्रधानाचार्य को, ये उसकी सैलरी में आता है। विद्यार्थियों को दी गई मुफ्त शिक्षा, माता पिता विद्यालय में काम करते हैं, ये भी इसकी सैलरी में आ जाएगा। नगद मजदूरी या वेतन, ये सैलरी का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, वृद्धावस्था पेंशन। 75 निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो जो ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 2 सेवानिवृत्ति पेंशन, पेंशन हस्तांतरण भुगतान नहीं है क्योंकि सैलरी की एज ए सैलरी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, एक देश की बाजार कीमत पर जीएनपी का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 अप्रवासी भारतीयों से प्राप्तियां शामिल नहीं की जाती हैं। 77 सेवाओं के सौले का उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्यों? सेवाओं के सौले का मतलब खुद के लिए किया गया सेवा, ऐसी सेवाओं के बाजार मूल्य को मापने में कठिन। अब खुद के लिए किया गया अपना काम, तो इसको जो है हम कैसे मेजर करेंगे, इसलिए पॉसिबल नहीं होता। थर्ड वाला ऑप्शन। एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक तथा आरंभिक स्टॉक के अंतर को क्या कहा जाता है? अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक के माइनस कर देंगे तो जो अंतर आएगा उसको बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है, इसमें से कौन सा कर्मचारियों के पारिश्रमिक शामिल होता है? मजदूरी वेतन किस्म के रूप में, निवृत्ति, सेवानिवृत्ति पेंशन, ये सारा जो है पारिश्रमिक का ही हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 4। 80 सकल घरेलू उत्पाद पूंजी निर्माण कुल जोड़ है, किस चीज़ का? स्थिर संपत्तियों के व्यय का? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण स्टॉक में परिवर्तन का राइट है। शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण माल सूची निवेश ये भी राइट है, उनके ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। मूल्य वृद्धि विधि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसके योगदान को मापती है? बी और सी दोनों के योगदान को। कौन कौन सा है? देश के निवासियों के स्वामित्व में उत्पादक उद्यमों के, और दूसरा है देश के गैर निवासियों के स्वामित्व में उत्पादक उद्यमों के। ठीक है, यानी कि दोनों आंसर हमारा सही है, देन बी एंड सी। 82 आय विधि द्वारा राष्ट्रीय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि में स्थिर निवेश शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह साधन आय नहीं है। 83 निम्नलिखित में से किसको अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता है? कच्चे माल का व्यय, क्योंकि ये आपका क्या है? मध्यवर्ती उपभोग है, अंतिम उपभोग नहीं है। दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का क्या होता है? दोहरी गणना करेंगे, एक से ज़्यादा बार जुड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 85 निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि एक हस्तांतरण भुगतान है। ठीक है ना, राष्ट्रीय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, विदेशों में बसे माता पिता द्वारा जन्मदिन के उपहार के रूप में भेजे गए चेक की प्राप्ति हस्तांतरण भुगतान है। अनिवासी भारतीयों द्वारा अर्जित मजदूरी को भारत में अपने माता पिता, अनिवासी भारतीय जो भारत में नहीं रहते हैं माता, ये भी, और घरेलू उत्पादन मूल्य। ठीक है, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसमें से किसी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी देश में एक ही समय पर अच्छी और बुरी मुद्रा का चलन है, तो सॉरी ये थोड़ा सा 85 में करेक्ट करते हैं, इसमें लिखा हुआ है किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऊपर के दोनों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन घरेलू उत्पादन का उत्पादन मूल्य, ठीक है ना, घरेलू क्षेत्र में उत्पादन होता है, इसको शामिल किया जाता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सॉरी, ये जो 4th का ऑप्शन है ये गलत है, 3 इज राइट होगा। ठीक है, यदि किसी देश में एक ही समय पर अच्छी और बुरी मुद्रा चलन में है, तब बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की होती है, ये कथन किसने दिया? द राइट आंसर इज 4th, प्रोफेसर ग्रेसम। 87 निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का मुख्य कार्य नहीं है? मुद्रा का जो मुख्य कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4th, अधिकतम संतुष्टि का साधन मुद्रा का कार्य नहीं है। 88 मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य, ये कथन किसने दिया था? ध्यान में रखिएगा, रट लीजिए, एक कथन देने वाले थे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रोफेसर हार्टली विदर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा सही है? मुद्रा एक अच्छा स्वामी है, बिल्कुल गलत है। मुद्रा को अगर आप ओनर मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा एक अच्छा सेवक है, यानी कि मुद्रा को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं तो बेटर है, लेकिन मुद्रा ने अगर आपको कंट्रोल लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित नहीं किया जाता है? 1 रुपये, ये निर्गमित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ध्यान में रखिएगा।
भारतीय सिक्का है कैसा? वर्तमान में जो भारतीय सिक्का जो है ना वो है सांकेतिक सिक्का, मतलब एक ऐसे सिक्के जिसके सिक्के का मूल्य कम होता है और सिक्के के ऊपर जो उसकी प्रतीक का मूल्य है, जो मनी वैल्यू है, वो ज़्यादा होती है। ठीक। 92, मुद्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है, सही है। मुद्रा मूल्य का मापक है, ये भी सही है। मुद्रा रोजगार के सृजन का आधार है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। मुद्रा की अति आवश्यक गुण क्या है? मुद्रा की सबसे मेन चीज है कि मुद्रा सभी लोगों के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि सेकंड सामान्य स्वीकृति का होना। 94, विकसित देशों में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलन होती है? कोई भी देश क्यों ना हो, विकसित हो चाहे अल्प विकसित हो, उसमें हमेशा धातु और पत्र मुद्रा दोनों ही जो है प्रचलन में होती है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा मुद्रा का मुख्य कार्य नहीं है? मुद्रा का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य संचय इसके मुद्रा के कार्य है, यानी कि सामाजिक आय का वितरण करे मुख्य कार्य नहीं है, ये गौण कार्य में आता है। सॉरी, गौण भी नहीं, ये सामाजिक कार्य में आता है, अन्य कार्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रा रोजगार में सृजन का आधार है, ये गलत है। मुद्रा रोजगार का सृजन नहीं करती है। 97, भारत में नोटों का निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है? सेंट्रल बैंक को होता है हर देश में, और भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स RBI। फर्स्ट, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं बना जाता है। मुद्रा के प्रमुख कार्य जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य, सॉरी ये मुख्य लिखा हुआ है, गलत है, ये मूल्य का मापक है। मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, ये तीनों ही मुद्रा के कार्य, यानी कि राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, ये मुद्रा का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऊपर के तीनों को छोड़ के वस्तु का उपभोग, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। कीन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मुद्रा की तरलता पसंदगी का नहीं है? 6ठा उद्देश्य, ये मुद्रा की तरलता का जो है उद्देश्य नहीं है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 101, यदि आप मुद्रा को सावधि जमा के रूप में रखते हैं तो आप मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं किस चीज़ का, कौन से कार्य का? मूल्य मापक के रूप में, संचय के रूप में। आपने जमा कर, सावधि का मतलब होता है एक लंबे समय तक जमा करके रखना, यानी कि सावधि जमा के रूप में, तो ये है मूल्य का संचय कर रहे हैं, भविष्य में प्रयोग हो तो। 102, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई भी बैंक है वाणिज्यिक है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अपनी ऑप्शन नंबर 2। 103, अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी द्वारा सृजित कर सकता है, ठीक है ना, किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नगद आरक्षित कोष, यानी कि CRR के अकॉर्डिंग। सावधि जमाएं क्या है? वे जमाएं हैं जिनके बदले में किसी समय चेक जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ये टाइम भी फिक्स होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1। 105, मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों के रूप में कानूनी रूप में रखना पड़ता, तरल संपत्ति के रूप में जो रखेंगे वो SLR, और जो कैश के रूप में RBI के पास रखा जाता है वो CRR। ऑप्शन इज SLR इज राइट। ओके। 3rd, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं किसके द्वारा? मांग जमाओं के, क्योंकि जो बैंक के पास जमा आता है उसी के आधार पर वो लोन बांटते हैं। ऑप्शन नंबर 2। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं, चेक जमाओं के रूप में और गैर चेक जमा दोनों के तरीके से हो सकता है, चेक इशू हो, दूसरा डायरेक्ट हो सकता है, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, दोनों A और B, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें से कौन से अवधारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, राजकोषीयता, बजट से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बेजमाएं चेक, बेजमाएं हैं चेक, कौन सी जमाएं हैं? जिसके बदले में किसी भी समय चेक जारी किया, अपने बैंक में जमा करना का चेक इशू कर सकते हैं और पैसा निकलता है तो उसे चेक जमा कहेंगे। 110, बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता व्यय को बढ़ाते हैं। आपके पास क्रेडिट हो तो मन करेगा कुछ भी खरीद लेने के लिए, ऐसे में व्यय बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को भी बढ़ाता है, क्योंकि आप परचेज करेंगे तो मांग बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही है। भारत में प्रचलित नगद कोष क्या कहलाता है? तिजोरी नगद। नगद कोष मतलब जो लोग अपने पास खुद पैसा जमा करके रखते हैं वो तिजोरी नगद होता है, क्योंकि तिजोरी में रखा जाता है। पुराने टाइम से आया है वर्ड, क्योंकि पुराने टाइम में पैसा जो है तिजोरी में रखा जाता था। 112, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, राइट।
करेंसी जारी करता है, ये भी सही है। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। जब तीनों सही है देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सॉरी फोर्थ, उपरोक्त सभी। भारत में केंद्रीय बैंक है कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शाख नियंत्रण से अभिप्राय क्या होता है? शाख नियंत्रण का मतलब होता है शाख का संकुचन और शाख के विस्तार पर जो है क्या करना, कंट्रोल करना, यानी कि मुद्रा पूर्ति तथा विस्तार शाख नियंत्रण का होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। एक वाणिज्यिक बैंक वह बैंक है जो दीर्घकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है या शाख का सृजन करता है, तीनों करता है, वो जो है वाणिज्यिक बैंक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? फर्स्ट, जमाओं को स्वीकार करना, ऋण देना, शाख का सृजन करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। CRR निर्धारित करना, यह RBI का कार्य है, वाणिज्यिक बैंकों का नहीं। CRR में वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों को संकेत देती है तिजोरी नकदी के रूप में अधिक रोष रखने की, अपने पास पैसे जमा करके रखो, ठीक है। फर्स्ट, वैधानिक तरलता अनुपात के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों को, ठीक है, क्या करना चाहिए? नगद कोष के माध्यम से उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ये तीनों ही ऑप्शन जो है हमारा सही है। 119, विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर, रेपो से 0.5 अधिक निश्चित हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। एक नीति दर नहीं है, ठीक है ना, कम निश्चित होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये बी और सी लिख गया है, तो रेपो दर जो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, बी और सी दोनों हो सकता है, ठीक है। अधिकतम शाख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी रूप द्वारा सृजित कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, उसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। जल्दी जल्दी ऑप्शन करते हैं कि टाइम बड़ा कंज्यूम हो रहा है हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शाख नियंत्रण का उपाय नहीं है? प्रतिबंधित तरलता। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के शाख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय नहीं है? नैतिक प्रभाव। शाख नियंत्रण के उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। सीमांत आवश्यकता में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में शाख की उपलब्धता क्या होती है? कम होती है। यदि मुद्रास्फीति को रोकना है तो RBI को CRR और SLR दोनों को बढ़ाना होगा। थर्ड, बचत प्रवृत्ति से अर्थ है फर्स्ट, बचत तथा आय के बीच का जो है अनुमान, यानी कि अनुपात, ये प्रवृत्ति जो भी समझे संबंध। फर्स्ट, बचत फलन फलनात्मक संबंध है बचत का और आय के बीच का, ऑप्शन नंबर थर्ड। उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है आय तथा उपभोग के बीच का, यहां पर भी ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 129, उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है उपभोग और आय के बीच के अनुपात का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। 130, निम्न में से कौन एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को दर्शाता है? खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, दैट इज AD, ये है निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 131, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का अनुमान लगाया जाता है। इसमें तीन क्षेत्र होते हैं, निजी निवेश, निजी उपभोग और सरकारी व्यय के रूप में, ऑप्शन नंबर थर्ड। यदि समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित हो जाती है, इसका मतलब आय बराबर उपभोग हो जाता है, तो ऐसे में गुणक का मान कितना होगा? इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि 1 में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड नहीं होता है। 133, यदि निवेश में 400 से 550 तक की वृद्धि हो और आय में 900 से 1650 तक की वृद्धि हो तो MPS को कितना होना चाहिए? ठीक है, निवेश में वृद्धि हो रही है और 900 और ये जो है आपका आय में वृद्धि हो रही है, आपको बताना है MPS कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? K निकालते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि K इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा वाई कितना? 1650 में से 900 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 750 और 550 में से 400 माइनस करेंगे 150, तो कितना हो गया? 15 × 5 = 75, 5, ठीक है ना। तो K इक्वल टू कितना हो गया? 5। आगे बढ़ते हैं, अब K इक्वल टू क्या हो गया? 5, क्योंकि फार्मूला होता है दूसरा, K इक्वल टू 1/MPS, दैट मीन्स 1/MPS इधर चला जाएगा, K इधर आ जाएगा, तो MPS इक्वल टू 1/5, दैट इज 0.2 इज आंसर सेकेंड। ओके, यदि आय में 2500 से 3900 की वृद्धि और स्वायत्त निवेश में 350 की वृद्धि होती है तो MPC कितना होगा? भाई सेम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप K निकालिए, यहाँ से K निकालने के बाद फिर फार्मूला लगाइए आप, K इक्वल टू 1/1 माइनस
MPC। तो यहाँ से MPC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकेंगे और ये कैलकुलेट हो गया आ जाएगा 0.75। ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में आएगी। खैर 134 समझ में नहीं आया, मैं ज़रूर समझा दूंगा। 135, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो गुणांक के मूल्य में क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणांक में डायरेक्ट संबंध होता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। यदि सीमांत प्रवृत्ति घटती है तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? बढ़ती है, क्योंकि MPS में और गुणांक में जो है विपरीत संबंध होता है। 137, GDP निर्धारण का किस सिद्धांत आधारित है? किसके आधार पर? बंद अर्थव्यवस्था के आधार पर, अल्पकालीन विश्लेषण की मान्यता पर, ES के पूर्णतः लोचदार होने के मानस दैट मीन अफरोज सभी। समग्र मांग में समावेश के कारण आय के संतुलन स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है, हमेशा बढ़ेगी। यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो समग्र पूर्ति में केवल तब वृद्धि होती है जब अतिरिक्त क्षमता होती है, विद्यमान संतुलन का अल्प उपभोग। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, संतुलन के अवस्था के बाद पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन तभी बड़ी वृद्धि हो सकती है जब हमारे पास अभी पूर्ति करने की क्षमता बची हुई हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, दैट इज फोर्थ। रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पाद में अनुपातिक रूप में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि तकनीक स्थिर रहती है। हमारा फर्स्ट सेकंड वाला। केन्स के ने उत्पादन के संतुलन स्तर की चर्चा की है। ठीक है, किसके आधार पर? स्वायत्त निवेश की अवधारणा का प्रयोग करके। केन्स मतलब कीन्स होता है, जब कंफ्यूज मत होइएगा, कीन्स केन्स एक ही चीज़ है। निवेश जो आय के स्तर को स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश कहते हैं। फर्स्ट, अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है? सीमांत आवश्यकता को कम कर देती है। इसका उल्टा होता, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देती। 144, मजदूर कीमत का जाल परिणाम है किस चीज़ का? मजदूर कीमत जाल का परिणाम होता है आपका स्फीतिक अंतराल में। ऐसे भी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, उधर मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिक तथा न्यून मुद्रा की स्थितियों को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को क्या कहते हैं? ठीक है, सरकार की आय व्यय नीति को हमेशा राजकोषीय नीति, और केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक की नीति को बोलते हैं मौद्रिक नीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जाता है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है, जिससे क्या होता है? अभावी मांग, लोगों की मांग बढ़े, लोगों के पास इनकम है तो ऑटोमेटिक सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। अभावी मांग या अधिक मांग को ठीक किया जा सकता है राजकोषीय और मौद्रिक दोनों नीतियों के द्वारा, यानी कि ए और बी दोनों, दैट इज थर्ड। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय को अपनाया जाना चाहिए? करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और स्फीतिक अंतराल की महंगाई को कंट्रोल करना है। तो क्या करेंगे? सभी को सही टैक्स बढ़ा देंगे ताकि लोगों को कम इनकम रहे, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देंगे ताकि जो है निर्माण कम हो, लोगों का इनकम कम जाए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। 149, अधिक मांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जाता है? ये तीनों के तीनों पर जो है जो मौद्रिक नीति का घटक है, दैट मीन्स फोर्थ इज राइट, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है किस कारण से? प्राकृतिक मतलब नॉर्मली जो अपने आप हो जाए, जैसे उत्पादक कारकों के अभाव के कारण, तकनीक में परिवर्तन होने पर समायोजित करने में लगने वाले समय के कारण। तो ये तो सही है। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरण होने के बाद, ये तो फ्रैक्शनल होता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, दैट इज फोर्थ, ए एंड बी। संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है कब? जब श्रम की अगतिशीलता के कारण, कि कुछ देर तक जो है हम एक मशीन को चेंज कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरी मशीन लगा रहे हैं, बीच का जो टाइम है सेटअप करने के बीच में काम नहीं मिलता, इसको बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है तकनीक में परिवर्तन के कारण, कारकों या फिर श्रम बल के अभाव के कारण, दोनों ही सही है, दैट मीन्स थर्ड। अभावी मांग के कारण अविस्फीत अंतराल उत्पन्न होती है, मतलब मांग में कमी है, मांग में कमी होती है, दैट मीन्स AD इज लेस देन AS। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अब स्फीति का अंतराल क्या होता है? वस्तु की कीमत को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आपको लर्न कर लेना है। आय में वृद्धि होने के कारण उपभोग में वृद्धि होने से, आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है। इससे क्या होगा? AD वक्र पर संचलन होगा। जो AD वक्र है वो क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ जाएगा।
यदि समग्र मांग एडी में वृद्धि करनी है, जिसका अर्थ एडी वक्र के ऊपर इसका होता है, तो इससे क्या होगा, स्वायत्त निवेश में वृद्धि होनी चाहिए, स्वायत्त उपभोग व्यय में वृद्धि होनी चाहिए। दोनों में वृद्धि होगी तभी जो है एडी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का सी प्लस आई, तब जाके हमारा क्या बनता है, एडी बनता है। दैट इज थर्ड वन इज राइट। अधिमांग के कारण क्या होता है, स्फीति का अंतराल, महंगाई बढ़ती है, सही है। कीमतों में वृद्धि होती है, एक ही बात है। रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होती है, तो ये सही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, दैट मीन्स फोर्थ। निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग एडी में कमी नहीं होती है, आयतों में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 59, निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है, आयतों में कमी के कारण, निवेश में वृद्धि के कारण, यानी कि उपरोक्त सभी, फोर्थ। एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं, दैट मीन्स 1। एपीसी और एपीएस का आंसर हमेशा कितना, टोटल 1 आएगा। नेक्स्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज जेएम कीन्स, थर्ड वन। यदि एमपीसी और एमपीएस दोनों बराबर होता है, गुणक का मान कितना होगा, 2 होगा, रट लीजिए। सामूहिक मांग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत उपभोग, सामूहिक मांग दैट इज सी, सार्वजनिक उपभोग दैट इज जी, विनियोग आई, ये तीनों जो है सामूहिक मांग के घटक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ट्रीटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जेवी से। और 165 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, पहला सत्य जो है वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि का जो फार्मूला होता है, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 1/1 माइनस MP/S, MPC दिया होता है, उसका फार्मूला होता है K = 1/1 माइनस MPC। ये फार्मूला सही है और ये वाला सही है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों ही बजट के संगठक हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। बजट प्राप्तियों के संगठन निम्नलिखित में से कौन से हैं, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत बजट दोनों ही सही है, और उनके ऑप्शन नंबर 3। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, आय का, निगम कर दोनों ही शामिल है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे में निहित है, कौन सा राजकोषीय घाटे का अंग है, जैसे भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय ऋण छोड़ जाता है, बिल्कुल सही है। स्फीतिकार जाल बढ़ जाता है, सरकारी विश्वसनीयता का घटाव होता है, ये भी सही है, इनका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बजट संतुलन तब होता है जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां दोनों बराबर हो, ऑप्शन नंबर 1। बचत का बजट वह बजट है जहां पर सरकार का आय सरकार के व्यय से ज़्यादा होता है, यानी कि 2nd। वित्तीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को क्या कहा जाता है, वित्तीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को माइनस कर दिया जो निकलेगा उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। यदि प्राथमिक घाटा 350 है और ब्याज का भुगतान 500 है, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज बराबर राजकोषीय घाटा होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 4000। बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, ठीक है। बजट घाटा होता है जहां व्यय ज़्यादा हो और प्राप्तियां कम, ऑप्शन नंबर 2। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा मतलब सरकार के कुल व्यय जब सरकार की कुल प्राप्तियों से ज़्यादा होती है, यानी कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां जिसमें उधार शामिल नहीं किया जाता है, उधार को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किसके द्वारा बजट के घाटे को पूरा किया जा सकता है, तो किसके द्वारा घाटे की पूर्ति के लिए सरकार या तो रिजर्व बैंक से लोन लेती है या फिर जनता से उधार लेती है, इनके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस सरकारी बजट के संबंध में कौन सा अधिक सही है, बजट सरकार की अनुमानित वार्षिक आय और व्यय का विवरण, ये तो सही है कि अनुमानित, ये तो बिल्कुल सही है। अब बाकी देखिए, जब पहला सही है तो बाकी ऑटोमेटिक जो है, ऑप्शन नहीं दे रखा है तो पहला ही होगा। 180, सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य, सरकारी बजट के उद्देश्य सरकारी बजट के द्वारा आय और संपत्ति का पुनर्निर्माण होता है, सही है, ठीक है। आर्थिक स्थिरता सही है, सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि से ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी करेतर प्राप्ति है, क्वेश्चन नंबर 181। करेतर मतलब जो कर का
नहीं है। उपहार कर, बिक्री कर, उत्पादन, ये तीनों कर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, दान। वह कर जो उत्पादन की विभिन्न अवस्था में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि कर। उपहार कर कागजी कर है, क्यों? क्योंकि यह राजस्व आय के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उपहार कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी करेतर प्राप्ति, इसमें कौन से जो टैक्स के अलावा प्राप्त नहीं होती, जो टैक्स ही है? शुल्क, जुर्माना, उपहार कर, अनुदान। करेतर प्राप्ति, कर प्राप्ति, ठीक है ना, दैट इज उपहार का जो है कर प्राप्ति, जो करेतर प्राप्ति नहीं है, उपहार कर। भारत सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग है? राजस्व व्यय का कौन सा एक भाग है? ब्याज का भुगतान राजस्व प्राप्ति का भाग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की व्यय प्राप्ति है, जिससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है, सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, दोनों ए और बी। प्राप्ति से सरकार की देयता उत्पन्न होती है, परिसंपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज वन इज राइट। ओके। 187, निम्नलिखित में सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी? सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में बताना है। ऋण, वसूली, उधार, विनिमय, तीनों ही जो है पूंजीगत प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। पूंजीगत व्यय सरकार का बहु अनुमानित व्यय है जो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करती है। पूंजीगत मतलब परिसंपत्तियों और दायित्व दोनों को प्रभावित करते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। प्रगतिशील कर वह कर है जो आय के बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। जिस संपत्ति का कोई कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी नहीं होता है उस संपत्ति को सरकार द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को कहते हैं एस्टेट, ठीक है ना। मान लो कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं जमाना है, आदमी कोई जो है मर गया, उस पर कोई भी अधिकार नहीं जमा रहा है, एटमीन सरकार का जमाती है, उसको एस्टेट बोला जाता है। 191, एक कर जिसका भार दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर, पड़ता किसी और पर है और उसको वसूला किसी और से जाता है, ऐसे कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। वह कर जिसका भार कराधान उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर लगाया जाता है उसको प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर, आय कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। 194, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो डायरेक्ट दिया जाता है, दैट इज आय कर। भारत में बजट कब पेश किया जाता है? वर्तमान में 1 फरवरी से पेश किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। संतुलन विनिमय दर प्राप्त होती है जब विनिमय की पूर्ति और विनिमय की मांग आपस में क्या हो? बराबर हो। गंदी तरलशीलता संबंधित है विनिमय दर की निम्न प्रणाली से। प्रत्यक्ष विदेश निवेश एक स्रोत है विदेशी मुद्रा की पूर्ति का। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शॉर्टकट में FDI भी बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब प्राबंधित तरलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? मूल्य वृद्धि बोलते हैं। विनिमय दर का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम $1 के बदले में 70 रुपये दे रहे थे, अब उसका मतलब ये है आप 80 रुपये दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी बाजार में किया जाता है? ठीक है, विदेशी बाजार के अगर कार्यों की बात करें, हस्तांतरण कार्य, साख कार्य, ये तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। पूर्व उपाय संभव है। पूर्व मतलब पहले से उपाय कर लेना बाजार में, कि बाजार में भविष्य से संबंधित देखा जाता है कि आज परचेज किया जाता है उसका रेट भविष्य में भुगतान किया जाता है, दैट इज वायदा बाजार। हाजिर बाजार वह बाजार जिसमें केवल चालू लेन देन किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वायदा बाजार वह बाजार होता है जिसमें भविष्य से संबंधित लेन देन किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर भी सही है। जिस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण माना जाता है उसे विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली के नाम से जानते हैं। विनिमय दर निम्नलिखित में से विनिमय दर प्रणाली का अधिकार अनाम्य है, जिसमें अनाम मतलब जब परिवर्तन नहीं होता, जिसे विनिमय दर के कुछ भी समायोजन करने की अनुमति नहीं होती है उसे विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली के नाम से जानते हैं। वह दर जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है स्थिर विनिमय दर। जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? संतुलन विनिमय दर कहते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है।
जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तो संतुलन दर क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सप्लाई और ये हो गया डिमांड। अचानक क्या हो गया ना, अचानक ये हुआ है कि पूर्ति में वृद्धि होगी। पूर्ति मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। तो पहले ये था, पहले ये, तो क्या हो गया, विनिमय दर क्या होगी, डाउन होगी, कम होगी। ठीक है। विदेशी मुद्रा की मांग निर्भर करती है किस पर, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के पुनः भुगतान पर, शेष विश्व के निवेश पर, घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी। मांग किस पर डिपेंड करती है, मांग तब होता है जब हम बाहर को कुछ पेमेंट करें, दैट इज फर्स्ट ए और सेकंड दोनों। फोर्थ वाला, विदेशी मुद्रा की मूल्यह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, घटती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के साथ कीमत क्या कहलाती है, विनिमय दर कहलाती है। विनिमय दर की सामान्य प्रणाली यानी कि ब्रेटन वुड प्रणाली के अनुसार क्या होता है, विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी के नाम से संबोधित किया जाता है, बिल्कुल सही। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। दो करेंसियों के बीच समता उसमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा की, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। व्यापार शेष एक भाग है किसका, भुगतान शेष के चालू खाते का, क्योंकि इसमें केवल दृश्य वस्तु का आयात निर्यात शामिल होता है। सेकंड, अदृश्य मदों के शेष से क्या अभिप्राय, अगर अदृश्य मद मतलब जो कारक होती है, सेवाएं होती है उनका, तो इसको गैर कारक सेवाओं का शेष, आय का शेष, हस्तांतरण शेष तीनों शामिल होता है, यानी कि थर्ड वाला। जब भुगतान शेष संतुलन में होता है तब क्या होता है, चालू खाता प्लस पूंजी खाता बराबर 0 हो जाता है, और सरकारी कोष चालू खाते का ही एक भाग होता है, यानी कि बी, ए और सी, सरकारी कोष पूंजी खाते का एक भाग होता है। 217 यदि निर्यात 1000 रुपये हो और आयात 1650 लाख हो तो व्यापार शेष क्या होगा, तो आयात में से माइनस कर दो 1650 माइनस 1000, दैट आंसर आएगा 650 लाख घाटा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि व्यापार शेष माइनस 1600 करोड़ है और निर्यातों का मूल्य इतना है तो आयात कितना होगा, तो आयात कितना होगा वो पता कर लीजिए। ये माइनस में दैट इज़ 500 प्लस 600 दैट इज़ 1100, कौन सा आ जाएगा, थर्ड। यदि व्यापार शेष 200 करोड़ का घाटा दर्शाता है और आयात का मूल्य 900 रुपये है तो निर्यात का मूल्य कितना होगा, 900 और 200, ठीक है ना, सॉरी आयात दे रखा है तो निर्यात कम होगा, दैट मीन्स 900 में से 200 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना, 700। भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या होते हैं, आरबीआई के सरकारी कोषों में वृद्धि होती है, आरबीआई के सरकारी कोष में कमी हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि ए और बी दोनों। स्वायत्त मदें उन सौदों से संबंधित होती है जिनका संबंध निर्धारण लाभ के ध्यान में रख के किया जाता है, भुगतान शेष को संतुलित करने की स्थिति में नहीं होता है, ए और बी दोनों। द राइट आंसर इज थर्ड, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से सम्मिलित है, दैट इज उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार शेष में शामिल नहीं होती है, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन सही है दोनों का, लास्ट वाला। भुगतान शेष अधिक तब होता है जब, भुगतान शेष अधिक तब होगा जब प्राप्तियां ज़्यादा होगी और भुगतान का कमी होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है क्या चीज़, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात को, सेवाओं के आयात निर्यात को, चालू हस्तांतरण को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप देखिए जिनको भी ये समझ में आ गया वो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।